हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पुलिस के 2017 के जो पेपर है उसमें मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे हम। इसके पहले आपको दो वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं मैं, जिसमें आपको जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के पेपर सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसकी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आपको जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हुए इसमें, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 इसका पहला क्वेश्चन लिया है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ₹750 आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ मैनर डेट ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:2 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7:13। व्हाट इज़ द ए शेयर? ए का शेयर पूछा उसने, हिंदी में देख लो। 750 रुपये को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:3 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हम लिख लेंगे। आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी का रेशियो दिया हुआ है आपको 5:2 और बी रेशियो सी का रेशियो दिया हुआ है आपको 7:13। तो ये रेशियो हम बराबर कर लेंगे। रेशियो बराबर करने के लिए करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं अगर कोई कॉमन नहीं है तो 2 का इंटू 13 में होगा, यानी कि 26 हो जाएगा। 2 का इंटू 7 में 14 और 5 का इंटू 7 में तो 35। ये आपका रेशियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, 35:14 रेशियो 26, ये आपका ए बी सी का अनुपात आ गया है। और जो टोटल पैसे थे वो 750 रुपये थे, तो हम इनको तीनों को टोटल कर लेंगे। 35, 14 और 26 तीनों को टोटल कर लेंगे तो हम क्या जाएगा हमारा 75 रुपये। ठीक है, और ये जो 75 रुपये है ये क्वेश्चन के हिसाब से आपके 750 के इक्वल है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई आपकी, तो आपको उसने ए का शेयर पूछा है, तो ए का शेयर 35 है आपका रेशियो में, और 1 यूनिट की वैल्यू 10 है आपकी, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 35 इंटू 10, यानी कि 350 रुपये आपके ए का शेयर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो। आपको दिया हुआ था कि 1 रेशियो ए रेशियो बी आपको 5:2 दिया हुआ है और बी रेशियो सी दिया आपको 7:13। तो हमने ए बी सी का रेशियो निकाला, ए और बी का दिया हुआ 5:2 और बी और सी का दिया हुआ 7:13। यहाँ पे देखा हमने बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, जो 13 और 2 है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का करेंगे 7 और 2 का, और 5 और 7 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें रेशियो प्राप्त हो जाएगा 35:14:26। ये तीनों ए बी और सी का रेशियो में प्राप्त हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको टोटल जो पैसे दिए हुए थे 750 रुपये दिए हुए थे, तो इन तीनों का योग कर लेंगे हम, 35 + 14 + 26 कर लेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 75 आएगा आपका। ठीक है, और ये जो 75 यूनिट है ये आपकी 750 रुपये के बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो 75 यूनिट की वैल्यू 750 रुपये है, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी 10 रुपये हो जाएगी। ठीक, एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है, तो आपको ए का शेयर निकालना है, तो ए की जो यूनिट की वैल्यू है आपकी वो 35 दी हुई है आपको, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 35 इंटू 10, यानी कि 350 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका 350 रुपये, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हाउ मेनी मिनट्स डज ए कार टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इफ इट रन्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो कार की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, यानी कि वो एक आवर में, यानी कि एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हम एक घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 60 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे हम, तो 1000 से इंटू हो जाएगा, तो ये 60,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो 60 मिनट में 60,000 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक, तो हम निकाल लेंगे कि 1 मीटर में कितनी दूरी तय करेगी वो। 1 मीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मीटर की दूरी निकालनी है अपने को, तो जो 60,000 मीटर है ये हम 60 मिनट के अपॉन में आ जाएगा ये, तो 60 अपॉन 60,000 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि 1/1000 मिनट लेगी वो 1 मीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, तो 1 मीटर की दूरी तय करने में वो 1/1000 मिनट लेती है, तो हमें 200 मीटर की निकालना है, तो 200 मीटर का दोनों साइड इंटू कर देंगे हम,
तो यहाँ पे 200 से इसको कट करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 1/5 मिनट लेगी वो 200 मीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उसने कार की स्पीड दी हुई थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, और अब जो हमने क्या किया, ये 1 घंटा था, इसे हम 60 मिनट लिख सकते हैं, तो 60 मिनट लिख दिया हमने, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ठीक है, और 60 किलोमीटर था, इसे हमने मीटर में चेंज कर लिया। 1000 का इंटू कर देंगे किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, 60 इंटू 1000 यानी कि 60,000 मीटर हो जाएगा ये। तो आपको पता चल गया कि 60 मिनट में 60,000 मीटर चलती है वो। हमें निकालना 200 मीटर में कितनी कितना टाइम लगेगा 200 मीटर तय करने में उसको। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर का टाइम निकालेंगे कि 1 मीटर तय करने में कितना टाइम लग रहा है उससे। तो 60 के अपॉन में 60,000 को ले जाएंगे, तो ये 60/60,000 हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे तो 1/1000 मिनट लगेंगे उसको 1 मीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, आपको क्वेश्चन में निकालना 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमने दोनों साइड 200 का इंटू कर दिया, तो 200 से इसको 1000 को कट करेंगे तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो 1/5 मिनट लगेंगे उसको 200 मीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाई 5। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 5 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं टोटल। आपको पता है कि 3 अंकों की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है 999, और मिनिमम संख्या कितनी होती है आपकी 100। ठीक है, तो 5 से विभाजित होने वाली पूछा होने तो 999 जो है इसको हम 5 से डिवाइड करके देख लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी 1 से लेके 999 तक की सारी संख्या आ जाएगी जो 5 से डिवाइड है। ठीक है, 5 से डिवाइड होने वाली 1 से लेके 999 तक की सारी संख्या हमको मिल जाएगी जब हम 999 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते ही इसे इसका आ जाएगा 199 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 199 ऐसी संख्या है जो 1 से लेके 999 तक 5 से डिवाइड होती है। पर हमें निकालना है 100 से लेके 999 तक की संख्या है, यानी कि 3 अंकों की संख्या निकालना है हमें। तो 100 से लेके 999 तक की संख्या निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 99 तक की जो संख्या है उसको हम देखेंगे कि उसमें से कितनी संख्या है जो 5 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो हम 99 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 19 5 55, तो 19 आ जाएगा ये। यानी कि 19 संख्या ऐसी है 99 तक की जो 5 से डिवाइड होती है। तो टोटल आपकी 199 संख्या है 1 से लेके 999 तक की। उसमें से हम क्या करेंगे, 99 तक की संख्याओं को घटा देंगे, तो आपका 100 से लेके 999 तक की संख्याओं के बीच में जो 5 से डिवाइड संख्या है वो सारी आ जाएंगी। तो 199 में से आप 19 को घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 180। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी है आपसे पूछा गया था। ठीक है, हम जानते हैं कि सबसे बड़ी जो 3 अंकों की संख्या होती है वो 999 होती है, और सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की आपकी 100 होती है। ठीक है, आपको निकालना है 100 से लेके 999 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं है। ठीक है, ये निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में निकालेंगे 1 से लेके 999 तक की कितनी संख्या है जो 5 से डिवाइड होती है। उसको निकालने के लिए हम जो 999 है उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 199 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 199 संख्याएं ऐसी है जो 5 से डिवाइड होती है 1 से लेके 999 तक की संख्याओं में। ठीक है, और अगली बार क्या करेंगे, हम 1 से लेके 99 तक की संख्याएं निकालेंगे, इसमें से कितनी संख्याएं ऐसी है जो 5 से डिवाइड होती है। तो 5 से डिवाइड कर दिया 99 को, यानी कि आपको 19 मिला। 19 संख्या ऐसी संख्या है जो 99 तक की संख्याओं में 5 से डिवाइड होती है। फिर हमने क्या किया, 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में से घटा दिया, तो आपका आएगा 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं का आंसर। तो हमने यही किया, 199 में से 90 को हटा दिया तो आपका 180 आ गया, जो कि आपका 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं का जो 5 से डिवाइड होती है वो है। और ये दोनों संख्या 3 है, यानी कि 3 अंकों की संख्या है दोनों। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा 180। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको। 743 इंटू 999 का मान निम्न होगा। आपको दिया हुआ है 743 इंटू 999, इसका इंटू करना है हमें। ठीक है, तो 743 इंटू 999 है, इसको हम
1000 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, जब 1 घटाएंगे तो वापस यही मिलेगी कोई संख्या है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, 743 को दोनों से डिवाइड इंटू कर देंगे हम। तो 743 को जब 1000 से इंटू करेंगे 3 0 लग जाएगी, और ये 743 इंटू 1 743 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 742257। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लेना करके, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 9:4। After 5 years, the sum of their ages will be 75 years. What is the present age of her father? Present age of her father, ठीक है, ये निकालना है हमें। हिंदी में दिया हुआ को पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दी हुई है आपको 9:4। ये पिता है और ये पुत्र है, इनकी वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है आपको 9:4, ठीक है। उनने बोला है कि 5 साल बाद उन दोनों की आयु का योग 75 हो जाता है, यानी कि दोनों की आयु 5 साल बाद 75 हो जाती है। अब आप एक बात ये सोचो कि 5 साल बाद की बोल रहा है, तो पिता की आयु मान लो वर्तमान में 40 होगी, तो 5 साल बाद 45 हो जाएगी। और पुत्र की आयु 30 है तो वो 35 हो जाएगी, यानी कि 5 साल बाद दोनों की आयु में 5-5 जुड़े हैं। टोटल मिला के दोनों की आयु का योग निकालेंगे हम, तो टोटल 10 जुड़ेंगे इनकी आयु में। तो यहीं पे आपको 75 दिया हुआ है, तो इसमें से जो 5 साल पहले की आयु हम निकाले, तो इसमें से हम 10 घटाएंगे तभी निकलेगी इनकी आयु, क्योंकि 75 जो है ये इनकी 5 साल बाद की आयु है दोनों की, यानी कि पिता की आयु में भी 5 जुड़े हैं और पुत्र की आयु में भी 5 जुड़े हैं। टोटल मिला के 10 जुड़े हुए हैं, तभी आपका 75 आया है 5 साल बाद की आयु। अगर हमें वर्तमान आयु निकालनी है तो हम 10 घटा देंगे इसमें से, तो 65 जो आएगा ये आपकी वर्तमान आयु आ जाएगी। यानी कि वर्तमान जो आयु है पिता और पुत्र की, उन दोनों की आयु का योग है आपका 65। और आपको रेशो में दिया हुआ है 9:4। तो हम मान लेंगे कि जो 9:4 है, हम x मान लेते हैं, 9x और 4x इन दोनों की आयु का योग है आपका 65, ठीक है। तो ये 13x हो जाएगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 13×5 65, यानी कि 5 आ जाएगी x की वैल्यू। तो हमें यहाँ से किसकी आयु पूछी है, पिता की वर्तमान आयु पूछी। पिता की वर्तमान आयु आपको 9x मानी थी हमने, तो 9 × 5 यानी कि 45 आपका पिता की आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 45 सिंपल क्वेश्चन था, आपको दिया हुआ था पिता और पुत्र की आयु का रेशो दिया था 9:4 और बोला गया था कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 75 है। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 75 है, तो 5 वर्ष पहले की आयु निकालने के लिए हमें दोनों की आयु को 5-5 कम करना होगा, यानी कि दोनों की आयु को 10 कम करना होगा हमें। टोटल आयु जो दोनों की आयु है 75, उसमें से हम 10 कम कर देंगे तो आपका वर्तमान आयु निकल जाएगी दोनों की, वर्तमान आयु का योग निकल जाएगा दोनों का। तो जो 65 है ये आपकी दोनों पिता पुत्र दोनों की आयु का योग 65 आ जाएगा आपका वर्तमान आयु का, ठीक है। तो हमने जो रेशो दिया हुआ था हमें 9:4, इसको हमने x मान लिया, 9x + 4x दोनों की आयु का योग कर दिया और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13x = 65, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ से पिता की पूछी थी तो पिता की हमने मानी थी 9x, तो 9 × 5 हो जाएगा, यानी कि 45 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको 9वां दिया हुआ है आपको, कितने रुपए का 20% 400 के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का 20% आपका 400 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x = 400 और ये अपॉन में 20% आ जाएगा, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो 400/20/100 हो जाएगा ये। तो 400/20 और ये 100 ऊपर जाएगा, तो ये 100/20 हो जाएगा। 20/100 दिया हुआ था आपको, 100/20 हो जाएगा, ठीक है। जब आपको कट करोगे इसको तो ये 20 आ जाएगा, 20 का × 100 में करेंगे तो हम 2000 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि जो वो संख्या है वो आपकी 2000 है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। सिंपल क्वेश्चन था, आपको दिया गया था कि कितने रुपए का 20% 400 है, तो हमने मान लिया 100 रुपये का 20% 400 है। इसे सॉल्व किया तो आपका x की वैल्यू 2000 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, A certain piece of work can be completed by 12 men in 9 days after they have worked for 6 days. 6 more men join them. How many days will it take to complete the remaining work? बोल रहा है आपको कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं,
6 दिनों के बाद काम करने के बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो अब काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। आपको स्टार्टिंग में दिया गया था कि जो 12 आदमी है वो किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कि टोटल काम आपका 72 है। 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो टोटल जो काम हो रहा है वो 72 हो रहा है, यानी कि आपका टोटल वर्क 72 दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब ये जो 72 वर्क है इसको स्टार्ट किया है, अब बोल रहा है आपको आगे कि 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, यानी कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं 6 दिन काम करने के बाद। 12 आदमी ने 6 दिन तक काम किया आपका, तो 72 काम हो गया आपका। बोल रहा है आपको 6 दिन तक काम किया उन्होंने, कि 12 आदमी ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो 12 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 72 हो जाएगा। ये 12 नाम 108 होता है, यहाँ पे 108 टोटल वर्क है इसका। टोटल वर्क आपका 108 है, इंटू गलत हो गया था वो, तो टोटल वर्क आपका 108 है। और जो 6 व्यक्ति थे, 12 व्यक्ति थे, उन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन में कितना काम कर लिया उन्होंने, 72 काम कर लिया, ठीक है। अब बाकी बचा जो काम है वो कौन करेंगे, वो 12 आदमी प्लस 6 आदमी जो एक्स्ट्रा है, वो टोटल मिला के 18 आदमी बाकी बचे हुए काम को करेंगे। तो बचा हुआ काम कितना है आपका, 108 माइनस 72, यानी कि 36 काम आपका बचा हुआ है। और 36 काम जो है ये कौन करेगा, ये जो बाद में 6 आदमी जुड़े हैं और पहले से जो 12 आदमी काम कर रहे थे, दोनों मिले के करेंगे, टोटल मिला के 18 व्यक्ति करेंगे। तो 18 के हिसाब से ये 2 दिन में पूरा हो जाएगा काम। 18 व्यक्ति 36 काम को 2 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा इसका। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको दिया गया था कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि 12 आदमी 9 दिनों में काम पूरा करेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा आपका 108, ठीक। अब 6 दिन काम किया उन्होंने, 12 व्यक्तियों ने 6 दिन तक काम किया, तो 72 काम किया उन्होंने, ठीक है। अब 6 दिन काम करने के बाद क्या हुआ कि 6 आदमी और जुड़ गए, तो 6 आदमी और जुड़ गए, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 18 हो गई, ठीक। तो 6 व्यक्तियों ने 72 काम कर दिया, तो बचा हुआ काम कितना, टोटल 108 काम था, 72 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है 36 काम बचा हुआ है। 36 जो काम है वो टोटल मिला के 18 आदमी करेंगे, 12 व्यक्ति पहले के और 6 व्यक्ति जो बाद में जुड़े वो वाले, तो टोटल मिला के 18 व्यक्ति 36 काम को कितने दिनों में कर देंगे, 2 दिनों में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग वर्क है आपका वो 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, ए सर्टन सम वाज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 5:7:6 इफ बी रिसीव्ड रेट 4,500 मोर देन सी, देन फाइंड सीज शेयर। यदि कुछ रुपयों को ए बी और सी में 5:7:6 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि बी को सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही ए बी सी का शेयर दिया हुआ है आपको 5:7:6 में, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी को सी से 4500 रुपये अधिक मिले, तो बी को सी से कितना ज़्यादा मिले, 4500 रुपये ज़्यादा मिले, ठीक। पर यहाँ पे आपको रेशियो देखेंगे तो रेशियो में कितना ज़्यादा है आपका, बी सी से 1 ज़्यादा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 4500 दी हुई है, तो हमें पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 4500 है। अब आपसे जिसका पूछा हुआ है उसका हम निकाल लेंगे। आपसे पूछा हुआ है कि सी को कितने रुपये मिलेंगे, तो सी की जो यूनिट वैल्यू है वो कितनी है, 6 यूनिट दी हुई है आपको सी की वैल्यू, तो 6 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4500 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 27,000। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका, यानी कि सी का जो शेयर है वो 27,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, 7 और 6 का हमने डिफरेंस निकाल लिया, 1 यूनिट आया, 1 यूनिट की वैल्यू 4500 रुपये दी हुई है, 6 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने, तो सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। If the total of the ages of A, B and C be 27, the how old is A? हिंदी में दिया हुआ है आपको, A B से 2 साल बड़ा है जो कि C की आयु का 2 गुना है। यदि A, B और C तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है तो A की आयु कितनी है, से पूछा गया है, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है वो हम कर लेंगे। A B से 2 साल बड़ा है, यानी कि A की जो वैल्यू है वो B+2 हो जाएगी, क्योंकि बोल रहा है B से 2 साल बड़ा है, यानी कि B में हम 2 जोड़ेंगे तभी A की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो आपको ये दी हुई है कि A जो है वो B से 2 साल बड़ा है। उसके बाद दूसरी लाइन में दिया हुआ है जो कि C की आयु का 2 गुना है। यहाँ पे जो कि जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि है ये आपका B के लिए आया हुआ है, ठीक है।
ध्यान रखना जो कि आया हुआ है या कि हु आया हुआ है ये आपका बी के लिए आया हुआ है, ठीक है। हु मतलब सेकंड पर्सन होता है आपका। तो जो बी है वो सी की आयु का दुगना है, यानी कि सेकंड कंडीशन दी हुई है कि बी जो है वो सी की आयु का दुगना है, यानी कि इसमें 2 का इंटू कर देंगे हम सी में तो आपको बी की आयु मिल जाएगी। ये आपको सेकंड कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो आपको 2 कंडीशन दी हुई है, पहली दी हुई है ए बराबर बी प्लस 2, दूसरी दी हुई है बी बराबर 2c, ठीक। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि तीनों की आयु का कुल योग 27 है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 27 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तीनों की आयु का योग 27 दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी b प्लस 2 प्लस बी ऑलरेडी दिया हुआ है, और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेंगे इसे, जो 2 है वो b के अपन में चला जाएगा, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी आपकी b/2 और ये 27 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, b प्लस बी 2 भी हो जाएगा, प्लस 2 प्लस b/2 इक्वल्स टू 27। ये 2 को उधर ले जाएंगे हम तो ये 27 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 2b प्लस b/2 और ये इक्वल में आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये 4b प्लस बी यानी कि 5b/2 इक्वल्स टू 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से इसे कट करेंगे 25 को तो 5 आ जाएगा, 5 का इंटू 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, b की वैल्यू 10 आ जाएगी। आपसे a की आयु पूछा हुआ है, ठीक है। तो b की वैल्यू 10 आ गई, तो आपसे a की पूछा हुआ तो यहाँ पे हम रख देंगे 10 प्लस 2 यानी कि a की जो आयु है वो आपकी 12 मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। मैंने b की निकाल दिया था, ये a की आयु पूछा था आपसे, a की आयु 12 हो जाएगी आपका, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको दिया हुआ था कि a जो है वो b से 2 साल बड़ा है, तो हमने ये कंडीशन निकाल ली भैया, a बराबर b प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। और फिर दिया आपको जो कि c की आयु का दोगुना है, तो जो कि है वो b के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे b रखेंगे हम कि b जो है वो c की आयु का दोगुना है। b दोगुना है तो जब c की आयु को हम दोगुना करेंगे तो ये b की आयु का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन ये हो गई आपकी। अब आपको आगे दिया हुआ था कि a b c तीनों की आयु का योग है आपका 27, ठीक। तो हमने तीनों की आयु का योग लिख लिया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 27। अब यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे हम b प्लस 2, b की वैल्यू b ही रहेगी और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे b/2, ठीक। तीनों को हमने एलसीएम वगैरह से सोल्व किया तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू आएगी 10, और जो 10 आई है ये हम यहाँ पे रख देंगे a की वैल्यू में, तो 10 प्लस 2 यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, A and B can together finish a work in 30 days. They worked at it for 20 days and then B left. The remaining work was done by A alone in 20 more days. B alone can do the entire work in, ये आपसे पूछा गया है, हिंदी में देख लीजिए। A और B एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद B काम छोड़ देता है और शेष काम को A के द्वारा अकेले करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आपको दिया हुआ है कि जो ए और बी है वो साथ मिलकर पूरा काम 30 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। पर क्या हुआ, 20 दिन तक ही काम किया दोनों ने मिलके 20 दिन तक काम किया, और बाकी बचा जो काम है वो अकेले ए ने किया, और वो कितने दिन लगे उसको, 20 दिन और लगे, ठीक है। दोनों ने मिलके 20 दिन तक काम किया, फिर बाकी बचा जो काम है वो ए ने 20 दिनों तक किया, तब काम जाके पूरा हुआ आपका। यहाँ पे आपको बी ने काम छोड़ दिया था टोटल, मान लो आप ये अपना एक पूरा टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको 30 दिन का, ठीक है। इसमें से ए और बी काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में और उन्होंने 20 दिन तक काम किया, ठीक है। यहाँ के बाद ए अपना काम करेगा और वो 20 दिन में बाकी पूरा बचा हुआ काम फिनिश कर देगा, ठीक है। ये आपसे बोला गया है। तो ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ए और बी उसे 20 दिन में करते हैं, और ए अकेला बाकी बचे हुए काम को 20 दिन में निपटा देता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बी अकेला काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे एक बात समझने की है गाइस, आप क्वेश्चन में देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि जो ए अकेला 20 दिन में काम करता है, यानी कि ए का 20 दिन का जो काम है वो ए और बी के 10 दिन के काम के बराबर है। क्वेश्चन में सही से समझना एक बार फिर से कि जो ए बाकी बचा हुआ 10 दिन का काम है, ए और बी के 10 दिनों का जो काम है
वो ए अकेला काम कर रहा है तो 20 दिनों में ख़त्म हो रहा है उससे, यानी कि ए के 20 दिन का काम ए और बी के 10 दिनों के काम के बराबर है। ये आपसे आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल था ये, कि जो ए का 20 दिन का काम है वो ए और बी के 10 दिन के काम के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम ए और ए बी का जो रेशियो है वो निकाल लेंगे। तो 10 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बार में, यहाँ की 2a इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब जो a है ये a प्लस बी जो है ये 2a के अपॉन में ले लेंगे हम, इंटू में था उधर, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और जो ये a है ये भी नीचे पहुँचा देंगे हम इधर इक्वल टू के इधर, तो a अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, यानी कि a की इफिशियंसी आपकी 1 है और a प्लस बी की इफिशियंसी आपकी 2 है। ठीक है, आपको a की इफिशियंसी 1 है, यहाँ पे जब हम a की इफिशियंसी रखेंगे तो b की इफिशियंसी भी आपकी 1 आ जाएगी, यानी कि a और b दोनों जो है वो बराबर काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो ध्यान रखना a और b की इफिशियंसी दोनों की बराबर है, a की भी 1 है और b की भी इफिशियंसी 1 है। अब हम देख लेते हैं कि a 20 दिन तक काम करता है। ठीक है, तो टोटल काम आपका 30 हो गया ना, क्योंकि एक दोनों मिलके एक एक काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 30 दिनों में कितना काम करेंगे वो टोटल 60 काम करेंगे। ठीक है ना, 30 दिन तक काम करते हैं दोनों मिलके, और दोनों मिलके एक दिन में एक एक काम करते हैं, यानी दोनों का मिला के 2 काम होता है एक दिन में, तो 2 काम की इफिशियंसी के हिसाब से 30 दिन में 60 काम करेंगे टोटल। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि जो 60 टोटल वर्क है आपका, अगर बी अकेला करे, बी की इफिशियंसी आपको 1 दी हुई है, तो बी अगर अकेला करे ये काम को तो कितने दिनों में ख़त्म करेगा, तो 60 आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि बी एक दिन में एक काम करता है, 60 काम कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो पूरा काम 60 दिनों में ख़त्म करेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेवल अच्छा था इसका, एक बार फिर से समझ लो। आपको दिया हुआ था कि जो ए और बी है वो 30 दिनों में पूरा काम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, पर क्या हुआ, बीच में ए और बी ने 20 दिन तक काम किया, और बाकी बचा हुआ जो काम है वो ए ने बाकी 20 दिनों में निपटाया, बाकी बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा किया ए ने। तो आप यहाँ पे समझना कि जो ए और बी अकेले मिलके किसी उस काम को करते हैं, बचे हुए काम को, तो कितने दिनों में निपटा देते हैं, 10 दिनों में। पर क्या हुआ कि ए ने अकेले काम किया, तो वो काम कितने दिनों में निपटा, 20 दिनों में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए के 20 दिन का काम बराबर होगा आपके ए प्लस बी के 10 दिनों के काम के। यहाँ से आपका a अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, तो a अपॉन ए प्लस बी का जो रेशो आएगा वो 1:2 आएगा, यानी कि a की इफिशियंसी 1 है और a प्लस बी की इफिशियंसी 2 है। अब a की इफिशियंसी 1 है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो a की इफिशियंसी 1 जब हम पुट करेंगे तो b की इफिशियंसी भी यहाँ से 1 आ जाएगी, यानी कि दोनों की इफिशियंसी पता चल गई हमें, a की इफिशियंसी भी 1 है और b की इफिशियंसी 1 है। ठीक है, अब आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, जो a और b है वो 30 दिन तक काम करते हैं, और उन दोनों का जो एक दिन का काम है वो एक और एक, यानी कि 2, उन एक दिन में 2 काम करते दोनों मिलकर, तो 30 दिन में कितना करेंगे, 30 दिन में 60 काम करेंगे वो। अब 60 काम टोटल वर्क हो गया आपका, और आपसे बोला गया कि जो 60 काम है ये अकेले बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी की इफिशियंसी 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 60 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको। A retailer buys a washing machine marked at rate 4,800 and get 2 successive discount of 15% and 5%. If he spend rate 124 on transportation and sell the washing machine at a gain of 30%, then find the selling price of machine. बोला गया है आपको कि एक व्यापारी 4800 रुपये की अंकित मूल्य की वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता है और 13% के लाभ पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको मार्केट प्राइस दी हुई है, अंकित मूल्य दिया हुआ है आपको 4800 रुपये। ठीक है, और आपको बोला गया है कि उसको 2 छूट मिली है, 15% और 5% की 2 छूट मिली है, उसके बाद वो खरीदता है। ठीक है, तो 4800 रुपये में 15% की छूट मिलेगी तो वो सामान कितने में आएगा आपको, 85% में। ठीक है, और एक बार फिर से 5% की छूट मिलती है वो 95% का हो जाएगा। ये बात आपको याद होगी, जो 15% होता है ये आपका जो छूट है वो 15% दी हुई है आपको, तो जो विक्रय मूल्य रहेगा वो 85% रहेगा आपका। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी जो 5% की छूट दी हुई है तो जो विक्रय मूल्य रहेगा वो आपको 95% रहेगा। परसेंटेज हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल,
4 से 25 टाइम कट जाएगा, 4 से ये 12 टाइम कट जाएगा, ठीक है। 5 से ये 19 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 17 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटू 17 इंटू 19 हो जाएगा आपका, 12 इंटू 17 इंटू 19 ये आपका विक्रय मूल्य रहेगा, ठीक है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य पर क्या हुआ, इतना होने के बाद भी उसने 124 रुपये जो थे वो उसने अपने पास से खर्च किए, यानी कि परिवहन का खर्चा हो गया उसका, ठीक है। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी उसके बाद हम 124 इसमें 8 कर देंगे, तो ये आपका टोटल आपका मशीन का क्रय मूल्य आ जाएगा, जितने में उसने खरीदना वो आ जाएगा उसका। जब 12 इंटू 17 इंटू 19 करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा आपका 3876 रुपये, प्लस 124 जब इसमें 8 करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 4000 रुपये, ठीक है। मतलब ये जो मशीन का क्रय मूल्य था वो 4000 रुपये आपका आ गया है, और आपको बोला गया कि 13% के लाभ पे उस मशीन को बेचना है, ठीक है। तो 4000 जो रुपये है वो 100% के बराबर होंगे, और हमें 113% की वैल्यू निकालना है। तो 4000 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 113 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगी। 113 का जब 40 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4520, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। जो मशीन का विक्रय मूल्य होगा 13% के लाभ पर बेचने के बाद में, तो वो आपका होगा 4520 रुपये, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ था कि मार्केट प्राइस जो है वस्तु की वो 4800 रुपये दी हुई है, उसके बाद आपको 15% और 5% की 2 क्रमिक छूट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया कि 124 रुपये आपका परिवहन खर्च लग जाता है एक्स्ट्रा। उसके बाद जो वस्तु की क्रय मूल्य होगा जो वस्तु का, वो क्रय मूल्य आने के बाद में आपको 13% का लाभ पे उस वस्तु को वापस से बेचना है, ठीक है। तो आपको मार्केट प्राइस दी हुई थी 4800 रुपये, हमने दो छूट दी हुई है हमें 15% और 5% की, तो हम वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है कितना विक्रय मूल्य आता है, ठीक है। तो 4800 रुपये की वस्तु पर जब 15% की छूट देंगे तो 85% की वस्तु आएगी, और जब 5% की आएगी तो 95% की आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 12 इंटू 17 इंटू 19, और ये 124 रुपये हमने परिवहन खर्च भी जोड़ दिया इसका, ठीक है। तो जब इसका इंटू करेंगे तो 3876 हो जाएगा, और इसमें 124 ऐड करेंगे तो आपका 4000 आ जाएगा टोटल का। तो 4000 जो है ये इतने रुपए में व्यक्ति वस्तु खरीदता है, और जो सामने वाला व्यापारी है वो उसे बेचता है। तो इसका तो विक्रय मूल्य हो जाएगा और इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो 4000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया है हमने इस व्यक्ति का। उसके बाद क्या किया, इस व्यक्ति ने 13% के लाभ पर उस वस्तु को बेचा, ठीक है। तो 4000 रुपये हमारा 100% के बराबर है, हमें 113% की वैल्यू निकालनी है। 100 प्लस 13% का लाभ होगा तभी तो 113% होगा ये। तो 113% की वैल्यू निकालने के 4000 अपॉन 100 इंटू 113 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4520 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको। Speed of a boat in still water is 10 km per hour and speed of stream is 5 km per hour. In how many minutes would be the boat cover a distance of 5 km downstream? ठीक है, डाउनस्ट्रीम में निकालना है आपको। हिंदी में बोला गया आपको, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाव को कितने मिनट लगेंगे? डाउनस्ट्रीम यहाँ पे विपरीत नहीं होगा, धारा की दिशा में होगा, ये धारा की दिशा में, ठीक है। विपरीत नहीं है यहाँ पे, धारा की दिशा रहेगी। डाउनस्ट्रीम दिया हुआ ना आपको इंग्लिश में, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में, ठीक है। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। तो ध्यान रखना, एग्जाम में गलत क्वेश्चन था ये, इंग्लिश में सही मानते हैं इसे, तो इंग्लिश वाला प्रेफर करना आप हमेशा, ठीक है। आपको दिया हुआ है नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बोट की चाल दी हुई है आपको 10 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की चाल दी हुई है आपको वो दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। और आपको बोला है कि धारा की दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए नाव को कितने मिनट लगेंगे, ठीक है। तो टोटल जो स्पीड है हमारी, क्योंकि साथ में चल रहा है अपना, तो प्लस हो जाएगा, ये बोट और धारा की चाल दोनों प्लस हो जाएगी। तो 10 प्लस 5 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड रहेगी, और आपको ओनली 5 किलोमीटर ही तय करना है। 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है, यानी कि 60 मिनट में 15 किलोमीटर तय करता है। तो आपको 5 किलोमीटर तय करना है, तो कितना टाइम लगेगा? हमने इसको 3 से डिवाइड किया, तो इसे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 20 मिनट में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम दिया हुआ था आपको, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और धारा की चाल 5 दी हुई है आपको, बोट की चाल 10 दी हुई है, दोनों मिलके 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, यानी कि 1 घंटे में 15 मिनट 15 किलोमीटर, ठीक है। तो
1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 15 किलोमीटर चलता है, तो हमें निकालना है ओनली 5 किलोमीटर की दूरी। तो 5 किलोमीटर के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 5 आ जाएगा। जब 3 से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से इसको डिवाइड करें तो 20 मिनट आ जाएगा, यानी कि 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो। तो आपसे पूछा गया था 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर्स बाई 2 years if the sum of their ages is equal to the square root of 144, then find the age of the elder among the 2 person। ठीक है, हिंदी में दिया हुआ आपको 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो बड़े वाले की आयु कितनी होगी, आपसे पूछा गया है। आपको 2 व्यक्तियों का अंतर दिया हुआ है, मान लेते हैं ए और बी 2 व्यक्ति है, उनका अंतर दिया आपको 2, और उनकी आयु का जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 144 का वर्गमूल, यानी कि 144 का आपको वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, उसके बराबर दिया हुआ। तो स्क्वायर रूट कितना होता है इसका, 12 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो योग है वो 12 दिया हुआ है आपको। अब पूछा गया बड़े वाले की आयु निकालनी है आपको, तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, जिसकी बड़ी होगी वो आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे हम तो 2a = 14 हो जाएगा, ए की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। जब 7 हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं हम, तो बी की वैल्यू आपकी 5 आएगी। तो आप बताओ कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है ना आपका, तो बड़े वाली की आयु आ जाएगी 7, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है आपको, द एज ऑफ ए इज 6 times द एज ऑफ हिज सन, एज फादर इज 40 years older than him, टुगेदर दे आर 118 year old, वाट इज़ द एज ऑफ ए। आपसे बोला गया है कि जो ए की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, और ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, और उन सबकी आयु का योग दिया आपको 118। तो ए की आयु पूछी है आपसे कितनी होगी। ठीक है, तो देख लेते जो जो क्वेश्चन दिया वो लिख लेंगे हम। आप मान लेते हैं कि जो ए की आयु है वो x मान लिया हमने। ठीक, अब ए के जो सन की आयु है वो 6 गुनी है, मतलब पिता की आयु 6 गुनी है उसके सन से, तो जो पुत्र की आयु हो जाएगी वो x/6 हो जाएगी, क्योंकि 6 गुना कम करेंगे ना इसका, 6 गुना, जब पिता की आयु 6 गुनी है तो पुत्र की आयु x/6 रहेगी, तभी तो इसका 6 गुना करेंगे तब x आएगा आपका। ठीक है, तो ये पुत्र की जो आयु है वो x/6 हो जाएगी। ठीक है, और पिता की आयु पिता की आयु ए से 40 वर्ष अधिक है, यानी कि ए के फादर है उनकी आयु ए से यानी कि x से 40 वर्ष अधिक है, 40 हमने जोड़ दिया इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। या फिर उसको ऐसा भी कर सकते हैं हम मान लेते हैं कि जो पुत्र की आयु है, ए के पुत्र की आयु वो x मान लेते हैं, और आपको दिया हुआ है कि जो ए की आयु है वो ए के पुत्र की आयु का 6 गुना है, तो 6x हो जाएगा ये। ठीक है, तो 6 गुनी हो जाएगी। और फिर दिया हुआ है आपको कि ए के पिता की आयु ए की आयु से 40 वर्ष अधिक है, तो 6x + 40 हो जाएगी, ये आपके पिता की आयु हो जाएगी, ए के पिता की आयु। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू आपको पता चल गई है। आपको बोला गया कि तीनों की आयु का योग 118, तो तीनों की आयु का योग कर लेते हैं हम, x + 6x + 6x + 40 = 118 दिया हुआ है आपको। तो 6 6 12 और 1 13x = 118 - 40 से 40 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13x बराबर हो जाएगा आपका 78। ठीक है, तो x की वैल्यू रहेगी आपके यहाँ से 6, 13 5 से 3 6 13 6 78 होता है, तो 6 आ जाएगी x की वैल्यू। अब आपसे पूछा गया कि ए की आयु कितनी है, तो 6 की आयु 6x है, तो x की जगह 6 लिख देंगे, तो आपका आ जाएगा 36, यानी कि ए की जो आयु है वो आपकी 36 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये स्टेप समझने की ज़रूरत है। मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से। आपको बोला गया कि जो ए के पुत्र की आयु है वो, जो ए की आयु है उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी दी हुई है, तो हमने एक ए के पुत्र की आयु x मान ली, तो पिता की आयु हो जाए उसके पुत्र की उसकी आयु हो जाएगी ए वाले की 6x, क्योंकि 6 गुना है उससे। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया कि जो ए की आयु है, जो ए के पिता की आयु है वो ए की आयु से 40 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो इसकी आयु 6x से इसमें हम 40 और ऐड करेंगे तो ये इसके पिता की आयु हो जाएगी। ठीक है, बोला गया था 40 वर्ष अधिक है, बस ये समझना था, बाकी सब आप कर लोगे, सिंपल था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द एवरेज मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट इज 75 if the marks obtained by one of the students has been written as 36 instead of 86, then the correct average of marks is।
आपको दिया हुआ है कि 50 विद्यार्थियों का जो प्राप्तांकों का औसत है वो 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा 86 अंक को 36 लिख दिया जाए तो अंकों का सही औसत होगा। यानी कि एक व्यक्ति ने 86 लिखना था, वहाँ पे 36 लिख दिया उसने, तो उसके औसत में कितना अंतर पड़ा, आपको सही औसत बताना है। टोटल लिखना था आपको 86 पर उसने लिख दिया 36, तो कितना कम हो गया, 50 आपको घाटा चलना पड़ा। यानी कि 50 औसत, 50 नंबर उसको कम मिले ना सामने वाले को, तो हम निकाल लेते हैं। आपको दिया हुआ है 50 विद्यार्थियों का औसत 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो इनकी टोटल वैल्यू निकालेंगे। 50 विद्यार्थियों का औसत 75 है, तो इनका इंटू करेंगे 0, 5 5 जा 25, ये आ जाएगा पर टोटल 50 विद्यार्थियों का औसत। इसमें गड़बड़ है आपकी फिर भी, ठीक है। इसमें गड़बड़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 36 लिख दिया इनने, जो कि लिखना था 86 था, 50 का अंतर है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 3750 में इसमें 50 ऐड करेंगे, क्योंकि जो एवरेज है वो आप इसमें जो वैल्यू दी हुई है आपकी वो 36 भी इसमें ऐड है, और 36 की जगह आपको 86 लिखना है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 50 का, तो 50 इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि जो टोटल आपके वैल्यू आएगी वो 3800 आएगी। और ये 50 विद्यार्थियों का औसत रहेगा, तो 50 से इसका डिवाइड कर देंगे, तो 5 से इसको कट करेंगे तो 7 और 6, 76 इसका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, 50 विद्यार्थियों को औसत दिया हो तो 75, तो 50 इंटू 75 करेंगे टोटल आ जाएगा 3750, ठीक। उसमें बोला गया था कि जो अंक है 86, उसकी जगह पर 36 लिख दिया है गलती से, तो हमें सही एवरेज निकालना है उसका। तो जो 86 और 36, 86 की जगह 36 लिख दिया गया है, तो कितना और कम लिखा उन्होंने, 50 कम लिखा उन्होंने, तो हमने 50 बाद में 8 कर दिया इसमें, तो 3750 प्लस 50 करेंगे तो 3800 आ जाएगा आपका। और टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, 50, तो इनका एवरेज फिर निकालेंगे हम अब। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से इसको कट करेंगे तो 76 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका सही एवरेज है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल हैज़ एवरेज एज ऑफ 45 ईयर्स, 2 person are excluded and the average of the remaining is increased by 5 years. What is the average age of the 2 person who have been excluded? 15 लोगों के एक समूह में से लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी आपसे पूछा गया है, ठीक है। 15 व्यक्तियों को एक समूह की औसत आयु दी हुई तो 45 वर्ष, ठीक। तो 15 इंटू 45 हो जाएगा, टोटल आपकी जो औसत और जो आयु है वो निकल जाएगी। तो 15 5 55 50 7 675 टोटल आयु निकल गई है सभी लोगों की, ठीक। अब क्या हुआ कि 2 व्यक्ति निकल गए, 2 व्यक्ति निकल गए तो उनका औसत कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। यानी कि पहले 45 था, अब 50 हो गया। और कितने लोगों का हो गया वो, क्योंकि 2 लोग निकल गए तो 15 थे पहले, अब 13 व्यक्ति हो जाएंगे। 13 व्यक्ति का औसत कितना हो जाएगा, 5 बढ़ गया है, 45 पहले था तो 50 हो जाएगा, ठीक। तो अब कितना हो जाएगा, ये 650। तो बाकी जो इन दोनों का अंतर आएगा वो आपका ए और बी की आयु का योग ही आएगा, क्योंकि 2 व्यक्ति निकले तो दोनों व्यक्ति की आयु का योग आ जाएगा ये बाकी निकले हुए पर्सन का। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। जो 25 है ये आपके निकले हुए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की आयु का योग है। अब आपसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है इनका एवरेज कितना होगा, ठीक है। इनकी आयु का औसत आयु कितनी होगी इनकी, तो 25 टोटल आयु दी हुई है, 2 व्यक्ति है तो औसत निकल जाएगा पर 12.5, ठीक है। सिंपल था, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा 12.5 वर्ष, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, 15 लोगों का औसत दिया तो 45 वर्ष, तो टोटल निकल गए हम 675, ठीक। उसके बाद बोला गया 2 व्यक्ति निकल गए, तो 15 व्यक्ति थे पहले, अब 2 निकल गए तो 13 हो गए। और आपको बोला कि जो औसत है 2 व्यक्तियों के निकलने के बाद वो 5 वर्ष बढ़ गया, पहले 45 वर्ष था अब 50 हो गया, 5 वर्ष बढ़ गया, तो ठीक। तो इसका भी इंटू करेंगे तो आपका टोटल 650 आएगा। 650 को जब 675 से माइनस करेंगे तो आपका 25 आएगा। ये जो 25 आया है आपका, ये 2 व्यक्ति जो निकले हैं उनकी आयु है, उनकी आयु का योग है, ये 2 व्यक्ति निकले हैं जो, ठीक है। तो इन दोनों की आयु का योग 25 दिया हुआ है आपको, और आपसे बोला गया था कि औसत आयु कितनी है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल जो सम होता है उसमें हम टोटल पर्सन का इंटू कर देते हैं। टोटल सम 25 है आपका, पर्सन 2 दिए हुए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। ये इनकी औसत आ जाएगी, आयु आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, इन द वर्ल्ड कप युवराज हैज़ ए बैटिंग एवरेज ऑफ 65 इन 7 मैचेस टिल सेमीफाइनल। हाउ मच शुड युवराज स्कोर इन द 8th मैच, डेट इज
द फाइनल मैच टू गेट ए बैटिंग एवरेज ऑफ 85। विश्व कप में सेमीफाइनल में 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत 65 था। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाना चाहिए कि फाइनल में उसका औसत 85 हो जाए। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। आपको दिया हुआ है कि 7 मैचों का जो एवरेज है वो 65 दिया हुआ है आपको। तो 7 मैचों का जो टोटल रन है वो निकाल लेंगे हम। 7 पंजे 35 के बाद 7 से 45 455 रन टोटल उसने अभी तक बनाए हुए 7 मैचों में। अब बोल रहा है कि 8वां मैच जब हो जाएगा पूरा तो उसका औसत 85 हो जाना चाहिए, यानी कि 8 मैचों का औसत 85 होना चाहिए उसका, ये आपको बोला गया है। तो इसका भी इंटू कर लेंगे। तो 8 पंजे 4 680 रन टोटल होने चाहिए। ठीक है, 8वें मैच तक उसके 680 रन पूरे हो जाने चाहिए, यानी कि 7 मैच तक उसके 455 रन है और 8वें मैच में वो कितने रन बनाए कि उसका टोटल 680 रन तक पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, 680 में से 455 को माइनस कर देंगे। ये आपका 8वें मैच के जो रन बने हैं उसके वो आ जाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 5 हो जाएगी, जो एक 225 आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो 225 रन है वो उसको 8वें मैच में बनाने पड़ेंगे, जिससे कि उसका क्या हो जाए, औसत 85 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था ये भी। आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। दिया हुआ था 7 मैचों का एवरेज दिया हुआ आपको 65, तो हमने निकाल लिया 7 मैचों का जो एवरेज है वो 65 है, उस हिसाब से हमने रन निकाली 455 रन टोटल उसके निकले हैं। ठीक, अब बोला है कि 8वां मैच जब पूरा हो जाएगा तो उसका औसत 85 हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 8 मैचों का जो एवरेज है वो 85 हमने मान ही लिया पहले से ही, भैया हो गया है आपका। तो 8 मैचों का एवरेज 85 करने पर टोटल 680 रन बनेंगे उसके। अब 7वें मैच में उसके 455 रन थे और 8वें मैच में 680 रन हो जाएंगे। तो 8वां जो मैच खेला है उसने, उसमें कितने रन बनाए वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 680 में से 455 को माइनस कर देंगे, यानी कि जो 8वां मैच है उसमें उसने 225 रन बनाए, तभी उसका जो औसत है वो 85 रन हो पाया है। टोटल 8 मैचों का एवरेज 85 हो पाया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, ऑप्शन 225। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको। ए ट्रेन टेक्स 8 सेकेंड टू क्रॉस ए 75 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। बोला गया आपको कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 8 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी आपसे पूछा गया है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, जानते हो आप ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी का यूज़ होगा इसमें। आपको दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। अब यहाँ देखना, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है और यहाँ सेकंड में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो चाल की जगह हम रख देंगे 90 और 90 को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं हम तो आपका 5/18 का इंटू हो जाता है, तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी चाल आ जाएगी और दूरी दी हुई है आपको, प्लेटफॉर्म की दूरी दी हुई है 75 मीटर और ट्रेन की दूरी आपको नहीं दी हुई, ट्रेन की दूरी टी मान लेंगे हम। ठीक है, दोनों की दूरी एड होती है यहाँ पे। तो 75 मीटर आपको प्लेटफॉर्म की दूरी दी हुई है, पर ट्रेन की दूरी आपको पता नहीं है, तो हमने ट्रेन की दूरी टी मान ली। और अपन में समय दिया तो समय की वैल्यू दी हुई है आपको 8 सेकंड, तो यहाँ हमने 8 लिख लिया। ठीक है, 18 से इसको कट करना तो 5 बार में चल जाएगा, 18 पंजे 90, 25 हो जाएगा, 25 इंटू 8 हो जाएगा तो आपका 200 हो जाएगा, ये 8 इंटू हो जाएगा उधर जाके, तो 200 हो जाएगा और ये 75 प्लस टी हो जाएगा। तो ट्रेन की जो इस लंबाई है वो आ जाएगी आपकी 200 माइनस 75, यानी कि 125 मीटर। 125 मीटर लंबी ट्रेन है जो 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो 8 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 125 मीटर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। एक बार फिर से देख लो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक ट्रेन को 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है और 8 सेकंड का समय लेती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय आपका फॉर्मूला होता है। चाल हम रख देंगे 90, जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है आपको, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से इंटू कर देंगे तो आपको मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। दूरी दी हुई है 75 प्लस ट्रेन की दूरी आपको निकालनी है तो टी मान लेंगे हम। ठीक है, और अपन को समय दिया हुआ है 8 सेकंड। जब इसे सोल्व करेंगे तो ट्रेन की दूरी आ जाएगी आपकी 125। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है आपको। इन व्हाट रेशियो मस्ट रेट 50 per kg salt be mixed with red 80 per kg salt to obtain a mixture worth of red 60 per kg। बोला गया है आपको कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि निर्मित मिश्रण की जो कीमत है वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है,
तो ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक तरफ दिया 50 किलोग्राम 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाला नमक दिया हुआ है आपको, ठीक हो। एक तरफ दिया आपको 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला नमक, और आपको बोला गया कि जो मिश्रण इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर हो जाएगा वो 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाला हो जाएगा। तो आपको यहाँ से अनुपात निकालना कि किस अनुपात में इसे मिलाया गया था। तो मिश्रण में क्या करते हैं, इसमें से इसे घटाते हैं और इसमें से इसे घटाते हैं, यानी कि 80 में से 60 को घटाएंगे और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखाएगी, और 60 में से 50 को घटाएंगे और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखाएगी। तो हम 80 में से 60 को घटाएंगे तो आपका 20 आ जाएगा, और 60 में से 50 को घटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका रेशो रहेगा, और रेशो को हम छोटा कर लेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। जो नमक है वो 2:1 के रेशो में मिलेगा, यानी कि 50 रुपये किलोग्राम वाला नमक आपका 2 रेशो में मिलाना पड़ेगा आपको, और 80 रुपये किलोग्राम वाला नमक आपको 1 रेशो में मिलाना पड़ेगा, तभी आपका 60 रुपये किलोग्राम वाला नमक हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, ठीक है। गलती से 1:2 मत लगा देना इसका जल्दबाजी में, इसका आंसर रहेगा आपका 2:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है आपको, इनका योग करना है, हमको सम निकालना है सबका, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो इसे, तो देख लेना इसे करके, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपको, औसत निकालिए है। औसत में भी क्या करते हैं हम, जो टोटल संख्या दी हुई है उनका योग कर लेंगे, और जो टोटल जितनी भी संख्या है, जितने भी नंबर दिए हुए आपको टोटल 5, 6, उसका डिवाइड कर देंगे। तो टोटल क्या करेंगे हम औसत निकालने के लिए, 62 + 54 + 44 + 36 + 28 + 22, टोटल कितनी संख्या दी हुई है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या दी हुई है, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका योग निकाल लेते हैं हम। 2, 4, 3, 7, 4, 11, 5, 16 और 6, 22 और 2, 24, टोटल योग आ जाएगा आपका 246, और इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 41, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो औसत का फॉर्मूला पता है आपको, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ संख्या जो भी होती है उसका टोटल संख्या लिख लेते हैं हम, और उसे डिवाइड कर देते हैं तो आपका एवरेज आ जाता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एग्जामिनेशन 36% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 40% फेल्ड इन हिंदी। इफ 20% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट देन द पास परसेंटेज इज। हिंदी में बोला गया है आपको कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20% है, तो पास हुए विद्यार्थी का परसेंटेज कितना होगा। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चित्र की जरूरत होगी। इसमें क्या होता है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि ये अंग्रेजी का है और ये हिंदी का है, ठीक है। अब आपको दिया हुआ कि अंग्रेजी में 36% विद्यार्थी फेल हो गए, तो 36% विद्यार्थी अंग्रेजी के हैं, और हिंदी में फेल हुए वो 40% विद्यार्थी है, ठीक है। ये दोनों का हमने लिख लिया। अब आपको दिया हुआ है कि दोनों विषय में जो फेल हुए वो 20% है, तो ये जो जगह दी हुई है आपको, ये आपको दोनों में सब्जेक्ट में जो फेल होते हैं उनकी जगह है। तो 20% यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 20% आपका हिंदी में भी फेल हुए हैं और इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ जो बची हुई जगह है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 20 जो ये 36 जो है, इसमें से 20 कम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखाएगी, क्योंकि 36 में से 20 तो हमने यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी। अब बचा हुआ जो है, यानी कि 20 स्टूडेंट इंग्लिश में ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, तो बाकी बचे हुए जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर आएंगे, यानी कि 36 स्टूडेंट फेल है टोटल इंग्लिश में, तो 20 तो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल है, और जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट है, यानी कि कितने बचे हुए हैं आपके 16 स्टूडेंट, वो आपके इंग्लिश में फेल है, ओनली इंग्लिश में, ठीक है। तो 16% विद्यार्थी ओनली इंग्लिश में फेल है, और 20% विद्यार्थी आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल है। और यहाँ पे हिंदी का भी वैसे ही करेंगे हम, 40% विद्यार्थी टोटल फेल है और 20% विद्यार्थी आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल है, तो आपका बचा हुआ 20% ओनली हिंदी में फेल है, ठीक है। तो 16% विद्यार्थी ओनली इंग्लिश में फेल है, 20% विद्यार्थी ओनली हिंदी में, और 20% विद्यार्थी दोनों में फेल है। तो टोटल हमें क्या निकालना है, पास हुए विद्यार्थी का। तो हम क्या करेंगे, जो पास हुए विद्यार्थी को टोटल 100% विद्यार्थी होते हैं, उसमें से हम 100% विद्यार्थी जो है, उसमें से हम जो फेल हुए विद्यार्थी उनकी संख्या को निकाल के माइनस कर देंगे, तो आपका पास हुए विद्यार्थी आ जाएंगे। तो उनको सम कर लेंगे, 20 + 20 + 16,
तो 40 10 50 हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56% को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 44%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन होता है उसमें ऐसे ही होता है। आपको तीनों जगह अगर मान लो फेल दिया हुआ है तो उसका वेन डायग्राम ऐसा ही बनेगा। मान लो 2 जगह फेल दिया हुआ है और 1 जगह पास दिया हुआ है आपको, तो उसका वेन डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपके आगे और भी करा दूंगा जब हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। 36% आपके इंग्लिश में फेल हुए हैं, 40% आपके हिंदी में फेल हुए हैं, और जो 20% है दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो हमने 20% को दोनों में फेल लिख लिया। अब बाकी बचे हुए 36 में से 20 को हम कम कर लेंगे तो 16% आपके इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, और जो 40% हिंदी में फेल हुए हैं उसमें से 20% हम कम करके 20% जो बचे हुए हैं वो हिंदी में फेल हुए हैं आपके। ठीक, अब टोटल सम कर लेंगे तीनों का, 56 आ जाएगा। जो 56 बच्चे हैं वो ओवरऑल फेल हुए हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में हुए हो चाहे 2 सब्जेक्ट में हो, पर फेल हुए हो। तो 56 को हम 100% में से माइनस कर देंगे तो आपका 44% जो विद्यार्थी है ये पास हुए विद्यार्थी का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है आपको। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 150 मीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ इट्स बेस टू इट्स हाइट इज 3:4, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। आपको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 150 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका आधार और ऊंचाई का अनुपात आपको 3:4 दिया हुआ है, तो इसके आधार की लंबाई कितनी होगी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर, और आपको आधार और ऊंचाई का जो रेशियो दिया हुआ 3:4 दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं कि 3x इसका आधार है और 4x इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 3x इसका आधार और 4x इसकी ऊंचाई। ठीक, तो 2 से इसका इंटू करेंगे तो आपका 300 हो जाएगा, और यहाँ पे 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 300/12 हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे आधार की लंबाई पूछी हुई है आपसे। ठीक, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू पूछा है आपसे। तो 12 से इसको कट करेंगे तो आएगा आपका ये चला जाएगा आपका 6 से चला जाएगा, तो 6 पंजे 30 और 6 दूने 12 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो आपको आधार की वैल्यू पूछी, तो आधार की वैल्यू 3x थी, तो 3 × 5 हो जाएगा, यानी कि 15 आपका आधार की वैल्यू हो जाएगी। आधार की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। आपको दिया हुआ था क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर और आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ तो 3:4, और आपको आधार की लंबाई पूछी हुई थी। ठीक है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक, तो 150 मीटर स्क्वायर को क्षेत्रफल दिया हुआ है, 1/2 आधार की को हमने मान लिया 3x और ऊंचाई को मान लिया 4x। इसको जब 16 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 5, और जब 5 को हम 3x में रखेंगे ये आपका आधार की वैल्यू हो जाएगी 15, और अगर आपसे ऊंचाई की वैल्यू पूछता तो 4 × 15 हो जाता, जो कि आपका 4 × 5 हो जाता, जो कि आपका 20 हो जाता। ठीक है, यानी कि 20 इसकी ऊंचाई है और 15 इसका आधार है, तो आपसे आधार पूछा हुआ तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 15। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको। X sells his goods 20% cheaper than Y and 20% dearer than Z. How many percentage is Z's good cheaper dearer than Y's? हिंदी में बोला गया है आपको कि X अपने माल को Y से 20% सस्ता और Z से 20% महंगा बेचता है। Z का माल Y के माल से कितना परसेंट महंगा अथवा सस्ता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से करेंगे। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी वो होती है 1/5। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि जो X का माल है Y से 20% सस्ता है, यानी कि 20% की वैल्यू आपकी 1/5 होती है, यानी कि Y का माल आपका 5 है और जो X का माल है वो Y से एक सस्ता है, यानी कि 5 से 1 सस्ता है, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि X और Y का रेशो आ जाएगा 4:5। जो X का माल है वो 4 रुपये का और Y का माल 5 रुपये का। ठीक है, तभी ये 20% सस्ता हो जाएगा। Y का माल 5 रुपये का, X का माल 4 रुपये का, तो ये Y से 20% सस्ता हो गया X का माल। ठीक, सेकेंड स्टेप में दिया हुआ है आपको कि Z के माल से 20% महंगा है, कि जो X का माल है वो Z के माल से 20% महंगा है। तो हम क्या करेंगे,
जो एक्स का माल है वो 120% का आएगा और जेड का माल 100% का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन निकलेगा वो आपका आएगा 5 और 6, यानी कि 6 की वैल्यू 4 दी हुई है आपको, तो 5 की वैल्यू निकालनी है आपको। 6 की वैल्यू आपको 4 दी हुई है तो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो आपका आ जाएगा 4/6 × 5। तो 6 से कटेगा 3 बार में या 2 बार में, ठीक। तो 2 पंजे 10/3 आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/3, ठीक है। यहाँ से 10/3 आपका जेड का फ्रैक्शन आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो, आपको यहाँ पे बोला गया था कि जो एक्स का माल है वो जेड से 20% महंगा है, यानी कि एक्स का माल महंगा है 20%, तो 120% की वैल्यू है ये, और ये 100% की वैल्यू है। इसको जब हम कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यानी कि 6 की वैल्यू आपको 4 दी हुई है तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। 6 की वैल्यू 4 दी हुई तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 6 को 4 के अपन में भेज देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आएगा 10/3, ठीक है। अब जो ये 3 अपन में दिया हुआ है इनका इंटू कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 15 और 10। ये आपका रेशियो मिल जाएगा XYZ का, 12:15:10, ठीक है। तो अब आप सोल्व कर सकते हो आराम से। आपसे पूछा गया कि जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा है, तो जेड का माल दिया हुआ आपको 10 और वाई का माल दिया आपको 15। अब जेड का माल महंगा है, वाई का माल महंगा है, तो वाई का माल महंगा है तो जेड का माल सस्ता होगा, यहाँ महंगा कर जाएगा, सस्ता आएगा यहाँ पे, ठीक है। जेड का माल सस्ता है तो कितना सस्ता है, 5 सस्ता है। और कितने सस्ता है, वाई के माल से, तो वाई का माल कितना है 15, ठीक। तो वाई के माल से सस्ता है ये, 5 रुपये सस्ता है, ठीक। और इसका परसेंटेज निकालना तो 100 का इंटू हो जाएगा, ठीक। 5 से इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 100/3 आ जाएगा आपका। 100/3 की वैल्यू होगी आपकी 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। एक बार फिर से देख लो आप, आपको दिन दिया हुआ था कि जो एक्स का माल है वो वाई के माल से 20% सस्ता है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपकी 1/5 होती है, यानी कि जो 5 है वो आपका वाई की वैल्यू है, और जो 1 है ये 1 रुपये सस्ता है, यानी कि 4 जो आया है ये आपकी एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू हमने 4 रख ली और वाई की वैल्यू 5 रख ली, ठीक है। अब बोला है आपको कि जेड का माल एक्स के माल से 20% महंगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स का माल 4 दिया हुआ है और ये 20% महंगा है, यानी कि 120% की वैल्यु है, और जेड का माल 100% मान लिया हमने, ठीक है। 100% जेड का माल मान लिया, 20% महंगा है, यानी कि 120% आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगी। जब इसको कट करेंगे तो 5 और 6 के रेशियो में आएगा, यानी कि 6 की वैल्यू आपको 4 दी हुई है तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को 4 के इक्वल में रख देंगे और यहाँ से 5 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 10/3 आ जाएगा, ठीक। तो 10/3 आपकी जेड की वैल्यू हो जाएगी। 3 का इंटू हो जाएगा तीनों साइड में, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 से 3 कट जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका रेशियो मिल जाएगा 12:15:10, ठीक। अब आपको पूछा गया कि जेड का माल वाई के माल से कितना % महंगा अथवा सस्ता है, तो आप देखो कि जेड का माल सस्ता है वाई से, तो कितना सस्ता है, 5 सस्ता है, कितने से, 15 से। वाई के माल से पूछा तो वाई का माल जिससे पूछा है वो अपॉन में आता है, तो वाई के माल से पूछा है तो वाई की जो वैल्यू है 15 वो अपॉन में आएगी, यानी कि 5/15 × 100 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो 100/3 यानी कि 33.33% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपको। इन 2004 ए न्यू शर्ट कॉस्ट इज 250 while in 2005 it was rate 400. Calculate how much percentage has the cost of the shirt increased from 2004 to 2005. आपको बोला गया कि 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, जबकि 2005 में यह 400 रुपये हो गई। 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 2004 में एक शर्ट की कीमत थी आपकी 250 रुपये, ठीक। और 2005 में कितनी हो गई वो कीमत, वो हो गई आपकी 400 रुपये। तो कितने % कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पे, 150 रुपये की वृद्धि हुई। और किससे हुई, 2004 से पूछा है ना, 2004 में कितनी थी, 250 रुपये, तो 250 से वृद्धि हुई, ठीक है। तो अपन 100 का इंटू कर देंगे तो इससे आ जाएगा आपका %। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 से 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से 20 बार में, तो 20 दिया 60% आपका % वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका, 60% वृद्धि हो जाएगी 2004 से 2005 के बीच में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है आपको। 2/7 of the stamps of Ravi stamps collection are Indian stamps, are the remaining are foreign stamps. What is the ratio of Indian stamp to foreign stamp in Ravi's stamp collection?
रवि के स्टाम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टाम्प है और शेष विदेशी स्टाम्प है। तो भारतीय स्टाम्प का विदेशी स्टाम्प से अनुपात निकालना है आपको, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि 2/7 जो स्टाम्प है भारतीय स्टाम्प है। अब 2/7 में आपको एक बात याद रखना है कि जो अपॉन में होता है वो हमेशा टोटल वैल्यू होती है, यानी कि टोटल जो स्टाम्प की वैल्यू दी हुई है आपको वो 7 है, ठीक है। टोटल 7 स्टाम्प आपके पास में, और यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय स्टाम्प, तो 2 जो है वो आपके इंडियन स्टाम्प है, ठीक है। 2 भारतीय स्टाम्प आपके, बाकी बचे हुए टोटल 7 में से 2 भारतीय स्टाम्प है, तो बाकी बचे हुए 5 जो है वो विदेशी यानी कि फॉरेनर स्टाम्प है, ठीक है। तो आपको जो रेशियो पूछा गया है वो भारतीय स्टाम्प का विदेशी स्टाम्प से पूछा गया, तो भारतीय स्टाम्प आपके 2 है, विदेशी स्टाम्प आपके 5 है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2:5, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो अपॉन की वैल्यू होती है टोटल होती है, और जो ऊपर दिया हुआ है वो इसके साथ जो भी दिया हुआ है वो वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पे भारतीय दिया हुआ था साथ में, तो भारतीय स्टाम्प की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, और बाकी बचा हुआ जो वैल्यू है वो 5, वो आपकी अगले स्टेप वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी कि विदेशी स्टाम्प वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 2 आपके भारतीय है और 5 विदेशी है, तो पहले भारतीय का पूछा तो भारतीय में लिख लिया, बाद में विदेशी पूछा तो विदेशी लिख लिया, 2:5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, बाई वाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -1/5 सो डेट द प्रोडक्ट में बी 9/25। हम -1/5 को किस संख्या से गुणा करेगी गुणनफल 9/25 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि हम x से इंटू करते हैं उसको, तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको वो 9/25 मिलेगी, ठीक है। तो x यहीं रहेगा, जो 9/25 है इसके मल्टीप्लाई में ये -1/5 को उधर ले जाएंगे तो ये 5/1 हो जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 5 से कटा जाएगा 5 बार में, यानी कि आपका आ जाएगा -9/5 x की वैल्यू, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -9/5, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया आपको क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3x + 2y = 12 एंड xy = 6 देन 9x² + 4y² आपको बताना है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है 3x + 2y = 12 और xy = 6 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको 9x² + 4y² फाइंड करना है, ठीक। तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी 9x² + 4y², तो हम इसका स्क्वायर कर लेते दोनों साइड में, ठीक है। तो जब 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर का, जो कि होता है आपका a² + b² + 2ab। तो ये हम खोल लेंगे इस फॉर्मूले को, तो a² यानी कि 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x² + b² यानी कि 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y² प्लस 2 × ab यानी कि 2 × 3x × 2y, तो आ जाएगा आपका 12xy, ठीक है। इक्वल्स तो आपको दिया हुआ है 12 यानी कि 144 हो जाएगा, ठीक। अब 9x² + 4y² की आपकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 12xy है, इसको उधर भेज देंगे हम, तो 144 - 12xy हो जाएगा। तो 144 - 12 × xy की वैल्यू दी हुई है आपको क्वेश्चन में 6, तो 144 - 12 × 6 करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 को जब 144 से माइनस करेंगे तो 72 ही आ जाएगा, यानी कि आपका 9x² + 4y² की वैल्यू आ जाएगी 72। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, आपको यहाँ पे दिया हुआ था 3x + 2y = 12 दिया था, दोनों का स्क्वायर कर लिया हमने, तो ये आपका स्क्वायर जब खोलेंगे तो 9x² + 4y² = 12xy हो जाएगा, ठीक। हमें जब इतने की वैल्यू चाहिए तो 12xy को उधर भेज देंगे हम, तो ये माइनस में पहुँच जाएगा, और xy की जगह हम वैल्यू रख देंगे 6, 12 का × 6 में करेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी कि 144 - 72 आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9x² + 4y² की जो वैल्यू आएगी आपकी 72 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 दिया हुआ है आपको, इन ए सर्कल इफ ए कॉर्ड ए बी इज नियरर टू द सेंटर ओ देन द कॉर्ड सी डी देन। एक वृत्त में यदि जीवा सी डी की तुलना में जीवा ए बी वृत्त के केंद्र ओ से अधिक निकट है तो क्या होगा। तो एक वृत्त बना लेते हैं हम, एक वृत्त बना लिया हमने ये, ठीक है। इसका सेंटर दिया हुआ है आपको ओ, और आपको बोल रहा है कि एक वृत्त में एक जीवा है सी डी और एक जीवा है आपकी ए बी। तो जो सी डी है वो, जो ए बी है वो सी डी की तुलना में वृत्त के केंद्र ओ से ज़्यादा निकट है, यानी कि मान लो ये आपकी सी डी है जो केंद्र ओ से दूर है, और एक आपकी रेखा है ए बी जो वृत्त के केंद्र के ज़्यादा पास है। तो आपसे पूछा गया कि क्या होगा, ऑप्शन को देखेंगे आप। तो आप देखते हो कि जो वृत्त के पास की जो लाइन है वो आपकी ज़्यादा लंबी है, और जो वृत्त से ज़्यादा दूर है केंद्र से वो थोड़ी छोटी है आपकी। तो आप बोल सकते हो कि जो सी डी की लंबाई है
वो कम होगी ए बी से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, यानी कि ए बी की लंबाई बड़ी होगी सी डी की लंबाई से, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका, इसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी, उसकी लंबाई कम रहेगी आपकी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चित्र आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना था, चित्र बनाना था और आंसर आ जाता आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ आपको, इन ए टेम्पल देयर आर 25 सिलेंड्रिकल पिलर, द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 मीटर, द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ 8 रुपी पर मीटर स्क्वायर। आपको दिया हुआ है हिंदी में कि एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या जो आपको 28 दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है आपको 4 मीटर, ठीक है। और उन स्तंभों की जो पेंटिंग की लागत है वो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर दी हुई है आपको, ठीक है। यानी कि उनको पुताई करनी है उनकी, और आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है कितना इसको कॉस्ट लगेगा, ठीक है, उनकी पेंटिंग करने में। तो आपको ये सब बताना है, ठीक। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको दिया हुआ कि मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है। बेलनाकार स्तंभ कैसे होता है, एक बेलन के जैसे होते हैं ये सिलेंड्रिकल बेलन, जिसकी आपको त्रिज्या दी हुई है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या 28 दी हुई है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, ठीक। इसको पेंट करना है अपने को, और टोटल ऐसे 25 बेलनाकार स्तंभ है। तो आप एक बात ध्यान रखो कि मंदिर में जो पिलर होते हैं उनको जब हम पेंट करते हैं तो ऊपर का भाग और नीचे वाला भाग इसमें पेंट नहीं होता, क्योंकि नीचे वाला भाग ज़मीन में आ जाता है और ऊपर वाला भाग आपका छत में आ जाता है। तो ये ऊपर और नीचे वाले भाग पेंट नहीं होते, बस आसपास के ही भाग आपके पेंट होंगे, ठीक है। तो आपको इसका ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इसका नहीं निकालना है, ठीक है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पूरा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 2πr/h। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दी हुई है आपको 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा हमको, तो 100 का अपॉन में डिवाइड हो जाएगा इससे, तो ये मीटर में हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है आपका, ठीक है। और ऊंचाई दी हुई है आपको 4। तो ये टोटल आपका एक स्तंभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे टोटल कितने 25 स्तंभ है टोटल, तो 2500 का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। और आपको दिया हुआ है कि उसकी जो पेंटिंग की लागत है वो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो हम 8 का इंटू भी इसमें कर देंगे, तो टोटल आपका जो भी खर्चा होगा वो सारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो 25 से 4 बार में चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 4 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 4 दूने 8, 8 उठी 64 इंटू 22, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका 128 इंटू 11 हो जाएगा, यानी कि 2 का इंटू कर दिया हमने। अब 11 का जब इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8041, यानी कि 1408 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 1408 रुपये लगेंगे टोटल इस 25 पिलर को पेंट करने में। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। आपको दिया हुआ था कि एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ दिए हुए, जिनकी जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर दी हुई है आपको, ठीक। त्रिज्या सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है। उसके बाद आपको बोला गया कि इसको जो पेंट करने की लागत है वो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से स्टार्ट होती है। तो हमें क्या करना है, एक बेलन को पेंट करना है। तो बेलन को पेंट करने के लिए ऊपर वाला जो एरिया है वो छत से ढक जाएगा, नीचे वाला ज़मीन से ढक जाएगा, आपको पेंट आसपास ही करना है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका बेलन का 2πr/h, ठीक। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दी हुई है आपको 28 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊंचाई दी हुई है आपको 4। ऐसे टोटल आपका एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल चुका है ये, ठीक। ऐसे 25 बेलन दिया होगा, 25 का इंटू हो जाएगा, टोटल 25 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और अब आपको बोला गया है कि जो पेंटिंग का खर्चा है वो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगता है। तो 8 का भी इसमें इंटू कर देंगे तो टोटल आपका जो खर्चा बैठेगा वो सारा आ जाएगा। तो यहाँ से कट पिट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1408 रुपये, ठीक है। ये आपका टोटल खर्चा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, आफ्टर 12 ईयर्स आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर एगो, माई प्रेजेंट एज इज। आपको बोला गया है कि मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। मान लेते हैं कि वर्तमान आयु x है। उसने बोला है कि मेरी आयु 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद आपकी आयु हो जाएगी x + 12, ठीक है। 12 वर्ष के बाद x + 12 हो जाएगी। तो बोला कि 12 वर्ष के बाद की जो आयु है आपकी x + 12 वो 3 गुनी हो जाएगी। किसकी 3 गुनी हो जाएगी, जितनी 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु थी। तो 4 वर्ष पूर्व कितनी आयु थी उसकी, x - 4 उसकी 4 वर्ष पूर्व की आयु थी।
इससे वो 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 का इंटू हो जाएगा x माइनस 4 में, और ये बराबर हो जाएगी x प्लस 12 के, क्योंकि जब ये 3 गुनी हो जाएगी तो इसमें जब 3 का इंटू करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। 3 का इंटू जब इसमें होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगी ना। बोला है कि 4 वर्ष पहले की जो आयु है वो आयु आपकी 12 वर्ष बाद की जो आयु है उससे 3 गुना कम है, यानी कि ये आयु आपकी 3 गुना ज़्यादा है, ये 3 गुना कम है। तो हम इसमें 3 का इंटू कर देंगे, दोनों आयु बराबर हो जाएगी आपकी, तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 12 हो जाएगा। इंटू करेंगे तो 3x माइनस 12 इक्वल्स टू एक्स प्लस 12 हो जाएगा। x उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, 12 उधर आएगा तो 24 हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। x की वजह आ जाएगी आपकी 12, यानी कि आपसे जो वर्तमान आयु पूछी हुई है वो 12 आ जाएगी, यानी कि 12 वर्ष इसकी वर्तमान आयु है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हमने वर्तमान आयु x मान ली, अपने बोला था कि 12 वर्ष बाद की आयु, 12 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी आपकी x प्लस 12, और बोला है कि 4 वर्ष पहले की आयु, 4 वर्ष पहले की आयु जाएगी x माइनस 4, और क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि जो 4 वर्ष पहले की आयु है वो बाद वाली जो 12 वर्ष बाद की जो आयु है x प्लस 12 उससे 3 गुनी कम है, यानी कि x प्लस 12 वाली आयु 3 गुना ज़्यादा है और ये कम है। तो इसमें 3 का इंटू कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगी, तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 12, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 12 आएगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदी है। अब बहुपदी व्यंजक के लिए क्या करना होता है, इसका एक कंडीशन होती है कि जो पावर होती है वो कभी रूट में नहीं होनी चाहिए, और जो पावर है वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। 2-3 कंडीशन इसकी होती है, तो हम देखते हैं कौन से इक्वेशन में क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसकी पावर में, यानी कि ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिया 1/x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगी इसमें भी, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, जो कि सही है क्योंकि इसमें आपको सब कंडीशन सेटिस्फाई की हुई है। ऑप्शन नंबर 4 में देखोगे आप, इसकी पावर है अपॉन में, यानी कि रूट में आ जाएगा ये। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू रूट में आ जाएगी, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। ठीक है, तो ए से चेक करते हैं बहुपदी व्यंजक को। ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 11,000 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो डेट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 1100 से गुणा किया जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो आपको बोला गया 1100 से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या का हम 1100 में मल्टीप्लाई करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हम 1100 का गुणनफल निकालेंगे तो 11 × 100 हो जाएगा, 100 जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 11 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टोटल परफेक्ट वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितना का इंटू किया, 11 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमने क्या किया, 1100 का फैक्टर निकाल लिया, इसके 11 × 100 हो जाएगा। जो 100 है वो 10 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, और 11 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक 11 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3 to 25 is a prime number when each of the given number is equally likely to be selected। संख्या 1 2 3 से लेकर 25 में से संख्या का चयन करके उन पर चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है। प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की समान संभावना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 1 से लेकर 25 तक की जो संख्या है उनमें से जो अभाज्य संख्याएं है उनके चयनित होने की कितनी संभावना, ये आपसे पूछा गया है। तो आप एक बात ये निकालो कि जो 1 से लेकर 25 तक की संख्याएं है उनमें अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, फिर 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ये आपकी अभाज्य संख्या होती है। गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 संख्या है। और टोटल जो चयन होने वाली संख्या है टोटल कितनी है, क्योंकि संभावना सबकी समान है, तो टोटल आपकी 25 है, जिसमें से अभाज्य संख्या 9 है। तो आपकी जो प्रायिकता होगी चयनित होने की अभाज्य संख्या होगी वो 9/25 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। जो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी चयन होने की वो 9/25 रहेगी, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक की संख्या में आपकी 9 संख्याएँ ऐसी है जो अभाज्य है। जो 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, 2 से स्टार्ट होगी। 2 3 5 7 ये 23 तक की संख्या आपकी 25 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या होती है। टोटल संख्या 9 है, तो 9/25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी डिवाइडेड सो डेट द
कोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 3087 को विभाजित किया जाए जिससे कि भागफल पूर्ण वर्ग हो। यानी कि 3087 से विभाजित करना उस संख्या को, और जो भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, आप पूर्ण घन होना चाहिए, यानी कि क्यूब होना चाहिए, वो पूछा है आपसे। तो हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर चेक करके देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वो 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है, तो 3 आपका आंसर नहीं होगा। 21 से इसको करते हैं, 21 से करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स में 98 हो जाएगा आपका, 4 टाइम्स में जाएगा ये आपका 84 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका बचेगा 147, और ये 7 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 147 आपका पूर्ण घन नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि 21 भी आपका आंसर नहीं होगा। अब 7 से करते हैं इसको, 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28, बचा आपका 2, 7 4 जा 28, 7 4 जा 1 जा 7 1 जा 7, तो ये जो वो 441 है ये भी क्यूब नहीं है किसी का भी, ठीक है, ये स्क्वायर है पर क्यूब नहीं है, ठीक। अगला देखते हैं 9, ये 9 ही आपका आंसर होगा, वैसे सब क्वेश्चन ऑप्शन आपके गलत है तो 9 ही आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो 9 से चेक कर लेते हैं एक बार, 9 3 जा 27, 3 बचा 38 हो जाएगा, तो 9 4 जा 38, 2 बचेगा 27, 9 3 जा 37, जो 347 ये 7 का क्यूब होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। 9 से डिवाइड करने पर आपको 343 मिलेगा जो कि 7 का क्यूब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगुलर, its diagonal meets at O if OA equals to 2x plus 4 and OD equals to 3x plus 1 then x is। हिंदी में दिया हुआ है आपको एक आयत ABCD है जिसके विकर्ण O पर मिलते हैं, OA बराबर दिया हुआ है आपको और OD बराबर दिया हुआ है, तो x की वैल्यू पूछी है आपसे। तो हम एक आयत बना लेते हैं और जो इसके विकर्ण है वो O पे मिलते हैं, यानी कि जो आयत है वो ABCD रख लेते हैं, इसका नाम ABCD, और ये इसके विकर्ण है AC और DB जो O पे मिलते हैं, ठीक है। अब आपको दिया है OA की लंबाई दी हुई है 2x प्लस 4, यानी कि ये दिया हुआ है आपको 2x प्लस 4, और आपको दिया हुआ है OD की लंबाई 3x प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है 3x प्लस 1, ठीक है। अब आप जानते हो कि जो विकर्ण होते हैं दोनों आयत के वो बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर होता है आपका BD के, और इसके अलावा जो ये विकर्ण जब मिलते हैं तो ये जो OA है ये भी OC के बराबर होता है, ध्यान रखना, OA बराबर OC होता है और OB बराबर OD होता है, ये दोनों बराबर होते हैं आपके। तो जो 2x प्लस 4 OA दिया हुआ आपको, यही 2x प्लस 4 आपका OC हो जाएगा और 3x प्लस 1 आपका OB हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों विकर्णों को बराबर कर देंगे, दोनों विकर्णों को जोड़ेंगे हम, तो 2x प्लस 4 यहाँ है और 2x प्लस 4 यहाँ, दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों मिलकर आपके हो जाएंगे 4x प्लस 8, और ये बराबर होंगे, ये जो डायगोनल है ये बराबर होगा आपका अदर डायगोनल के, यानी कि 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 6x प्लस 2, और ये जो दोनों डायगोनल है आपके AC और DB ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपको, तो AC की वैल्यू आपकी 4x प्लस 8 हो जाएगी, DB की वैल्यू 6x प्लस 2, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4x उधर जाएगा तो आपका 2x बच जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से 3, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी थी। व्यापम वालों ने क्या किया है कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको गलत दिए हुए, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर रहेगा आपका x बराबर 3, ठीक है, ये आपके ऑप्शन गलत दिए हुए आप हमने तो ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है आपको, राज बोरोड ₹5,000 एट 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड लेंट द सेम अमाउंट एट 15% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ 2 years ही वुड। राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपये का ऋण लिया, उस धनराशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर से अन्य व्यक्ति को दे दिया, तो 2 वर्ष के बाद उसे कितने रुपये का लाभ होगा ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि कोई राशि है 5,000 रुपये, उसने राज ने क्या किया, किसी व्यक्ति से 10% के लाभ पर ली, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, तो टोटल ब्याज कितना बना उसका निकाल लेंगे हम, 50 दूने 100 और 100 का 10 मिनट हो गया तो 1,000 रुपये इसका ब्याज बना है, ये राज का ब्याज है, ठीक। अब राज ने क्या किया, राज ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, यहाँ पे पहले साधारण ब्याज की दर से उसने उधार लिया और बाद में 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने दूसरों को उधार दिया, तो 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम 15% का निकाल लेते, कितना होगा टोटल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें क्या करेंगे हम सक्सेसिव लगाएंगे, 15 और 15 का 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे हम, तो टोटल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूने 30 प्लस
2.25 यानी कि ये आपका आ जाएगा 32.25 टोटल निकाल लेंगे हम 5,000 का 32.25% निकाल लेंगे, यानी कि 1% रहेगा तो 2 जीरो फिर लग जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 हासिल 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 बचेगा, 5 2 जा 10 11 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 3 जा 15 और 1 16 हो जाएगा, यानी कि 1612.5 ये इसका ब्याज रहेगा। पर देना कितना था उसको, 1,000 रुपये देना था ब्याज, और उसने दूसरे पर्सन से कितने कमा लिए, 1612.5 उसने दूसरे से कमा लिया और देना कितना था 1,000 रुपये, तो उसको कितना लाभ हो गया, 612.5 रुपये का उसको लाभ हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 612.50 रुपये का उसको लाभ होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। राज ने 10% की लाभ पर 10% की साधारण ब्याज की दर से उसने पैसे लिए किसी से उधार, बाद में क्या किया उसने 15% की दर से किसी और व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया उसने। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 5,000 रुपये का 10% की दर से 2 साल का ब्याज निकालेंगे, कितना होगा आपका 1,000 रुपये, ये फॉर्मूले से निकाल लोगे आप। ठीक, मतलब 1,000 रुपये राज को जिस व्यक्ति से उसने पैसे उधार लिए उसे देना है, यानी कि 1,000 रुपये ब्याज देना है उसे। ठीक, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, राज ने क्या किया था कि जो 15% की दर पे किसी अन्य व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार दिया था, तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी देता है आपको, तो मान लो 2 वर्ष का देता है तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट से जल्दी निकाल सकते हो। तो 15% का हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा 15 + 15, यहाँ पे दोनों माइनस के होते हैं। ठीक है, तो 15 + 15 और यहाँ 15 × 15/100 हो जाएगा। यह फॉर्मूला होता है A + B + AB/100, इसमें अपन ने रख दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा 32.25। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 5,000 रुपये का 32.25% निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो लग जाएगी, और परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो फिर लग जाएगी, टोटल मिला के 4 जीरो हो जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 का इंटू इसमें हो जाएगा, और ये 1 जीरो नीचे दी हुई तो इसकी वजह से पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1612.5 जो है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा बंदा है जिसको पैसे उधार दिए थे राज ने, वो राज को 1612.5 रुपये ब्याज के रूप में देगा, और राज को देना है किसी और पर्सन को 1,000 रुपये ओनली। तो 1,000 रुपये देना है और उसने कमाए 1612.5, तो उसका जो लाभ बचेगा वो 612.5 बच जाएगा। ठीक है, 612.5 उसका खुद का लाभ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ आपको, इन अ गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, कोण ABO दिया आपको 100 डिग्री एंड OCD दिया आपको 110 डिग्री, देन फाइंड कोण BOC आपको फाइंड करना है। मतलब आपको ABO दिया हुआ है आपको 100 डिग्री और OCD दिया हुआ है आपको 110 डिग्री, और आपको फाइंड करना है ये वाला, यानी कि X वाला आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पैरेलल लाइन खींच देंगे AB और CD के। ये हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी AB और CD के। ठीक है, यानी कि AB के समानांतर है ये, हम मान लेते हैं इसको X और Y मान लेते हैं ये लाइन। ठीक है, ये हमने एक लाइन खींच दी। अब क्या होगा, इसमें एक रूल होता है कि जब दो समांतर लाइन किसी एक लाइन को से कट करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, जो जाने क्या बोलते हैं इसको, समांतर कोण या एकांतर कोण पता नहीं, पर इन दोनों कोणों का योग जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पे 100 दिया हुआ है और यहाँ का हमें फाइंड करना, तो यहाँ का आपका 180 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका 80 डिग्री हो जाएगा, दोनों को मिला के 180 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी करेंगे अपन, ये आपका 110 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब आप देखोगे कि जो टोटल आपका एक लाइन से बना हुआ कोण है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये लाइन है, इस पर बना हुआ कोण आपका 180 डिग्री होता है। ठीक, आपको यहाँ पे दो कोण दिए हुए 80 और 70 के, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 150 + x = 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका 30 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको दिया हुआ था कोण ABO 100 डिग्री और OCD दिया आपको 110 डिग्री, और आपको पूछा गया है कि BOC का आपको वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, जो AB और CD है इनके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे XY। ठीक, अब क्या होगा, जो दो समांतर रेखाएं होती है उसको अगर कोई तीसरी रेखा कट करती है दोनों को,
तो जो अंदर के आंतरिक कोण होते हैं दोनों के दोनों, ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यही रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, इसका और इसका योग हमको 180 करना है, तो 180 करने के लिए हम 80 और इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ये कोण आ जाएगा आपका 80 डिग्री का। तो टोटल मिला के दोनों आपके 180 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आपको 110 दिया हुआ है और यहाँ का कोण आपको पता करना है, तो यहाँ का कोण आप 70 रखोगे तभी आपका 180 हो पाएगा। तो ये भी आपका 70 आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। दोनों कोण का आपको 70 80 वैल्यू पता चल गई है। अब आपको पता है कि जो एक सिंगल लाइन पे जो कोण बनाते हैं हम, वो आपका होता है 180 डिग्री का। ठीक, और यहाँ पे आपको ये कोण 180 डिग्री का टोटल दिया हुआ है और इसमें से आपको 80 डिग्री ये वाला ये कोण दिया हुआ है, 70 डिग्री वाला ये कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों कोण को जब 180 में से माइनस करेंगे तो आपका जो ये बचा हुआ x है इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 180 में से 150 को माइनस कर दिया तो आपका 30 आंसर आ गया। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपको। If the area of a square is 16 centimeter square, then the area of the square joining the midpoint of the sides is। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। आपको चित्र में एक वर्ग दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है कितना होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू दी होगी 16 है 16। अब इसकी भुजा निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है उधर चल जाएगा तो ये आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि इस वर्ग की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की आपको मिल जाएगी। वर्ग की भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, तभी आपका स्क्वायर क्षेत्रफल है वो 16 आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है आगे, जो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु है, यानी कि जो भुजा का मध्य बिंदु है ये वाला ये और ये, इन चारों को हमने मिला दिया। तो एक वर्ग और निर्मित हो गया आपका। तो आपसे पूछा गया है कि जो नया वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब नया वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले इसकी जो भुजा है उसकी वैल्यू फाइंड करना रहेगी आपको। तो ये आपको बोला गया कि भुजा का मध्य बिंदु है, तो मतलब टोटल 4 इसकी लेंथ है, तो ये भी आपकी 2 हो जाएगी और ये भी 2 हो जाएगी। यहाँ भी 4 इसकी लेंथ, तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, ये 4 ये भी 2 और ये भी 2, ये भी 4 तो ये भी 2 और ये भी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप एक छोटा त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं हम। इस त्रिभुज में आपको क्या बोला गया है, टोटल 90 डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री समकोण है ये। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे अपन, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग आपको फाइंड करना है। ठीक है, बराबर लंब का वर्ग दिया आपको 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आधार का वर्ग दिया हुआ 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। तो ये 8 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे अपन, वर्ग इधर आ जाएगा, तो जो आपकी ये इस भुजा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये भी आपका 2√2 हो जाएगा, ये भी 2√2 और ये भी 2√2, क्योंकि ये भी स्क्वायर है अंदर वाला। ठीक है, तो चारों भुजाओं की जो वैल्यू है आपकी 2√2 हो जाएगी। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा आपकी 2 दी हुई है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 2 हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक बार फिर से समझ लो, आपको दिया हुआ था कि एक वर्ग दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, जो वर्ग की भुजा है वो निकाल दी। वर्ग की भुजा निकालने जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो रूट में 16 हो जाएगा, यहाँ से आपकी भुजा हो जाएगी 4, तो आपके वर्ग की भुजा हो जाएगी 4। ठीक, अब आपको बोला गया था आगे कि जो वर्ग है उसके बीच वाले जो बिंदु है मध्य बिंदु, भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने पे जो एक वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल आपको पूछा गया था। तो हमने क्या किया, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया और एक वर्ग का निर्माण कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जब मध्य बिंदु दिए हुए आपको, तो टोटल जब भुजा की लंबाई 4 दी हुई है, तो ये जो मध्य बिंदु है ये भुजा को 2 भागों में बांट देंगे, यानी कि ऊपर की वैल्यू आपकी रहेगी 2, नीचे की भी 2 हो जाएगी। इसी तरह सबकी हो जाएगी, 2 में बढ़ जाएगी ये। ठीक है, अब आप एक त्रिभुज ये वाला ले लो, तो इसमें क्या होगा, आपको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री में आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा, और ये दूसरी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो √8 हो जाएगा, √8 की वैल्यू निकालेंगे आपकी 2√2, यानी कि जबकि अंदर वाले वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई आ गई आपकी 2√2। तो जब वर्ग की भुजा की लंबाई 2√2 आ गई है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे तो जो भुजा का स्क्वायर है 2√2, इसका स्क्वायर कर देंगे,
इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 × 2 हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। पुलिस की जो एग्ज़ाम थी आपकी 2017 की, उसका पेपर सोल्व करवाया है हमने। इसके आगे भी हम ऐसे ही पेपर आपको सोल्व करवाते रहेंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसे पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखते रहिए हमारे चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।